प्रिय मित्रों, नमस्कार, प्रणाम। आज की कहानी का शीर्षक है प्रतिकार। गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों के छोटे स्तर से बड़े स्तर तक के अंग्रेजी व हिंदी माध्यम के विद्यालयों में एक आम आदमी से लेकर बड़े बड़े ओहदों पर कार्यरत सामाजिक, राजनैतिक व व्यावसायिक स्तर के लोगों के बच्चे प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं। हिंदी व सहायक वाचन पाठ्यक्रम में नैतिकता व मानवता का बोध कराने वाली तथा संसार में शांति व समानता का बोध कराने वाली कहानियाँ भी शिक्षक बच्चों को बड़े ही मनोयोग से पढ़ाते हैं। कुछ बच्चे तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, कुछ नहीं। इधर दुनिया में वे सभी इंसान जिन्हें गुंडों द्वारा, नेताओं द्वारा, पुलिस द्वारा या किसी भी कमज़ोर गरीब इंसान को छल, बल व कपट द्वारा सताया जा रहा है, वो सब सताए हुए इंसान पुलिस व नेताओं से किसी भी प्रकार की सहायता न मिलने के कारण सबके मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि हे भगवान, अब इन जालिमों का दिया दुख नहीं सहा जाता। अब या तो तू आ या अपने फरिश्तों को भेज ये जुल्म रोकने के लिए। सभी सताए लोगों की प्रार्थना मानो ईश्वर ने सुन ली। अब जो बच्चे नैतिक कहानियाँ या पढ़ाई में ध्यान नहीं देते थे, वे दोनों ही माध्यमों के बच्चे पूर्ण मनोयोग से अध्यापक से पढ़ने लगे। वो कहानियों को पुनः पुनः सुनने की जिद करते। इसी क्रम में ग्रामीण अंचल में शिवदत्त गुर्जर, जो कि एक पुलिसकर्मी होकर भी ज़्यादातर समय घर की खेती-बाड़ी में ही बिताते, घर पर 8-10 ट्रैक्टर व एक हिटैची थी जिसे वो पैसा कमाने का माध्यम बनाए हुए थे। वह भी विभाग में महीनों की मेडिकल रिपोर्ट लगाकर छुट्टी लेकर जो ट्रैक्टर कम काम करता उसे वे किसी मध्यम श्रेणी के किसान को बेच देते। इस बार उन्होंने एक ट्रैक्टर पहली बार एक दलित किसान को बेचा। बेचारे दलितों की तो भारत देश में वैसे भी कोई नहीं सुनता। जहाँ तक होता है, विभिन्न हथकंडों द्वारा समस्त विभागों में परेशान ही किया जाता है। सो शिवदत्त ने ट्रैक्टर तो किसान को दे दिया। किसान ने निर्धारित रकम भी चुका दी, परंतु गाड़ी को नामांतरित करने को शिवदत्त ने 2-4 दिन बाद कहा। किसान भरोसा कर चला गया। 2-4 दिन बाद किसान आया तो शिवदत्त बोला कि आज तो मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, 10-15 दिन बाद लौटूंगा। लौटते ही इस महीने में नामांतरण कर दूंगा। अगर नामांतरण नहीं करूं तो ट्रैक्टर वापस कर लूँगा और तुम्हारी रकम लौटा दूंगा। 1 माह पूरा हुआ परंतु ट्रैक्टर का नामांतरण नहीं हो सका। शिवदत्त ने किसान से कहा कि जिस आदमी से मैंने ट्रैक्टर खरीदा था उसने मेरे नाम भी नहीं किया, तो मैं तुम्हारे नाम कैसे कर सकता हूँ। अतः तुम ट्रैक्टर मुझे दे जाओ और अपने पैसे ले जाओ। किसान ने ट्रैक्टर शिवदत्त के दरवाजे पर लाकर रख दिया और पैसे मांगे। संयोग से उस दिन रविवार था, जिस कारण शिवदत्त का लड़का स्कूल नहीं गया था। वो ये सब दृश्य देख रहा था। जब किसान ने पैसे मांगे तो शिवदत्त ने कहा कि अभी तो पैसों की व्यवस्था नहीं है, तुम 2-1 दिन में आओ, तब तक मैं पैसों का जुगाड़ करता हूँ। बेचारा किसान पैसों के लिए पैरों में गिर गया। उसने कहा कि ये पैसे वो किसी से ब्याज पर लाया था, उसे लौटाने हैं। आपने कहा था कि ट्रैक्टर लौटाते ही पैसे दूंगा और आप नहीं दे रहे हैं। तो शिवदत्त बोला, क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है इसलिए इतना गिड़गिड़ा रहा है? जा, मैं तेरे पैसे नहीं देता, क्या कर सकता है कर ले। किसान रो रो कर गिड़गिड़ाने लगा कि माई बाप, मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मिट जाऊंगा। शिवदत्त बच्चे के सामने किसान को लात मारकर पीछे हट गया। नन्हा बच्चा यह सब देख रहा था। उसके अंदर नैतिकता और इंसानियत का पढ़ाया हुआ पाठ रूपी देवता जागृत हो उठा। उसने उसी समय अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप सरासर इस किसान के साथ अन्याय कर रहे हैं, ये गलत है, आप पैसा लौटा दीजिए, पैसा अलमारी में बहुत रखा है। शिवदत्त का इतना सुनना था कि उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने किसान को भगा दिया। वो अपने बच्चों में भी थप्पड़ मार दिया।
बच्चा बेचारा रोता हुआ कंप्यूटर रूम में जाकर कंप्यूटर के सामने बैठ गया और रोता हुआ कंप्यूटर चलाने लगा। बेचारा किसान भयभीत व निराश होकर लौटता है। रास्ते में वो सोचता है कि क्यों न कानून का सहारा लिया जाए, शायद कानून मुझे मेरे पैसे दिलवा सके। यह सोचकर वो पुलिस की शरण में पहुंचता है, परंतु पुलिस के अनावश्यक सवालों के आगे वो निराश व अधोमुखी हो जाता है। अंत में पुलिसिया श्वान कहता है कि तुम्हारा लेन देन का मामला है, आपस की बातचीत से अगर नहीं सुलझे तो कोर्ट में दावा कर दो। किसान ने सोचा कि अब वकील को देने वो केस लड़ने को पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। एक ट्रैक्टर ने इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया। ये सोचते सोचते वो थका मांदा घर लौट आया। दूसरे दिन वो कोर्ट में गया। वहाँ वकील अपनी बेटी के साथ बैठे थे जो 10 वर्ष की होगी। आज शॉपिंग के लिए बेटी साथ में आई थी। वकील ने उससे कहा, कोर्ट में लगाओगे तो केस सुलझने में समय ज़्यादा लगेगा और फिर तुम्हारे पास मेरी फीस भी तो नहीं है देने को। अंत में वकील ने केस कायमी की सलाह देते हुए पुलिस की शरण में जाने को कहा, परंतु किसान की गरीबी व सच्चाई देख बेटी ने पिता से किसान की सहायता को कहा। वकील ने बच्ची को चुप बैठने को कहा, परंतु बच्ची को पिता का बर्ताव अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन किसान पुनः थाना पहुंचा। थानेदार ने पुनः अनावश्यक सवालों की झड़ी लगा दी। किसान पुनः लौट आया। गांव में उसके एक साथी ने पुलिस में जल्दी सुनवाई के लिए किसी नेता को साथ ले जाने की सलाह दी। किसान एक नेता के पास गया। उस नेता ने किसान को क्या करना है सब समझा दिया और थाना प्रभारी के घर पर ले गया किसान को। किसान थाना प्रभारी की घरवाली के पैरों में गिर गया, उसे व्यथा सुना दी। घरवाली ने पति से सहायता की मांग की। वहीं पास में पुलिस थाना प्रभारी का 4-5 साल का लड़का खेल रहा था। वो बीच में खेल को रोक रोक कर वार्तालाप भी सुनने लगता। अब उसने खेल बंद कर दिया और ध्यान से वार्तालाप सुनने लगा। उसका पिता किसान पर क्रोधित होकर कह रहा था कि अगर तेरे पास पैसे नहीं हैं तो क्यों यहाँ आया? शिवदत्त को तो इतनी बड़ी रकम दे आया और मेरे लिए कुछ भी नहीं। जा, अब तेरा काम नहीं होगा, चल निकल यहाँ से, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। यह देखकर बालक में मानवता जाग उठी और रोज़ विद्यालय में नैतिक शिक्षा का पाठ जो पढ़ता था, उसने पिता व माता से प्रार्थना की कि किसान का काम कर दिया जाए, परंतु पिता द्वारा बालक को झिड़क दिया गया। माता भी सहमी सी रह गई, परंतु उसकी मूक आँखों व चेहरे का भाव कह रहा था कि पुत्र की पक्षधर है। बालक वहीं बैठ कुछ सोचने लगा। किसान भारी निराश मन से घर लौटा। घर आते ही किसान ने जो मंजर देखा उसे देखकर किसान के काटो तो खून नहीं रहा। उसका एक ही लड़का था जो गंभीर रूप से बीमार हो चुका था। लड़के की आयु लगभग 12 से 15 साल की रही होगी। दृश्य रूप में उसकी बीमारी अंग फड़कने, मुंह से झाग आने तथा चेहरा जमीन पर रगड़ने की थी, यानी उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। किसान पैसे की दृष्टि से कमज़ोर पड़ चुका था। अब वो करे भी तो क्या करे? जैसे तैसे वाहन का इंतजाम कर शीघ्र ही शहर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। जेठ की तपती दोपहर थी। अस्पताल में पता चला कि डॉक्टर साहब अपने आवास पर विश्राम कर रहे हैं। एक तो बड़ा डॉक्टर, फिर उसके विश्राम में कौन बाधा पहुंचाए? कंपाउंडर व नर्स आदि ने साफ इनकार कर दिया कि यह सीरियस केस है, इसे तो डॉक्टर साहब ही भर्ती कर सकते हैं। किसान बेचारा अस्पताल के बगल में बने डॉक्टर के आवास पर पहुंचा। उसने जोर की आवाज़ लगाई, परंतु डॉक्टर साहब और उनकी बीवी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बार बार आवाज़ आने पर बीवी ने कहा, देखो तो सही, कोई मरीज तुम्हें पुकार रहा है। डॉक्टर ने स्पष्ट कहा कि यह मेरा विश्राम काल है और विश्राम काल में मैं किसी की भी नहीं सुन सकता। परंतु डॉक्टर के छोटे से बच्चे व बच्ची ने, जो 5 से 7 साल के रहे होंगे, दरवाज़ा खोला। वो पूछा, क्या बात है बाबा? किसान ने सब बता दिया। बच्चा दौड़कर वहाँ गया जहाँ किसान का लड़का जिंदगी और मौत के बीच फंसा था। पुनः दौड़ता हुआ घर में घुस पिता से किसान के लड़के की तुरंत दवा करने को कहा।
परंतु डॉक्टर ने इनकार कर दिया। डॉक्टर की बच्ची भी तोतली भाषा में अपने भैया के शब्दों को दोहराकर पिता से कहने लगी। बच्चों की माँ ने भी बच्चों की हाँ में हाँ मिलाई तो डॉक्टर ने किसान को बुलाकर 50,000 रुपये की मांग की। किसान के पास पैसे थे कहाँ जो वो देता। वो डॉक्टर के पैरों में पड़ गया, परंतु डॉक्टर बोला कि अगर पैसे नहीं हैं तो मैं जिला अस्पताल को रेफ़र किए देता हूँ। डॉक्टर के बच्चों ने पुनः डॉक्टर से निवेदन किया कि बाबा के लड़के को बचा लो। अगर आपको 50,000 रुपये ही चाहिए तो हम दोनों अगले 10 सालों तक पढ़ाई खर्च, कपड़े व खाने के अलावा किसी भी अन्य चीज़ की मांग नहीं करेंगे, परंतु पिताजी आप उस लड़के को बचा लो। डॉक्टर ने जोरदार तमाचा बच्चे के गाल पर मारा। बच्ची अपने आप सहम गई। बच्चा रोता हुआ कंप्यूटर रूम में घुस गया। तत्पश्चात किसान को किसी महिला की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसी क्षण वार्ड बॉय ने डॉक्टर के यहाँ किसान को सूचित किया कि आपका लड़का दम तोड़ चुका है। किसान छाती पीट पीट कर रोने लगा तथा कहने लगा कि हे विधाता, तूने इंसान तो बना दिया, परंतु इंसान को छल कपट धोखा स्वार्थ क्यों दिए जो एक भले इंसान को नहीं जीने देते। कमरे में दोनों बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक अपने अपने कंप्यूटर के कीपैड पर सभी बच्चों की उंगलियां तेज हो गईं। सबने अपने अपने नाम से साइट बनाई। उन साइटों पर सबने संदेश डाला कि जो इस धरती पर शांति समानता चाहता हो तथा भ्रष्टाचार को जड़ समेत खत्म करने की इच्छा रखता हो वो तुरंत संपर्क करे। संपर्क सूत्र के रूप में सबने अपना अपना ईमेल आईडी भी डाल दिया। अलग अलग स्थानों पर एक जैसी विचारधारा और तदनुरूप क्रियात्मकता कोई संयोग मात्र नहीं था, अपितु एक जैसी सोच की तरंगें अदृश्य रूप में इन बच्चों के मस्तिष्क से निकलकर ब्रह्मांड में फैलकर प्रवाहित हो रही थीं। वो अपनी ही विचारधारा की चुंबकीय शक्ति से स्पर्श कर एक दूसरे के मस्तिष्क में समाकर अलग अलग स्थानों पर इन सब बच्चों से यह महान कार्य करा रही थीं। दूसरे दिन सब बच्चों ने अपने अपने कंप्यूटर पर सर्च की कि कितने लोगों ने हमारे मैसेज को स्वीकार किया, परंतु सभी कंप्यूटर्स पर एक दूसरे के तस्वीर सहित नाम ही दिख रहे थे। उन सब ने मैसेज के माध्यम से एक दूसरे से परिचय किया। वो 2 दिन और इंतज़ार करने को कहा ताकि 2 दिनों में यह देख सकें कि इन 2 दिनों में कितने लोग हमारे मैसेज को स्वीकार करते हैं। अगले 2 दिनों में सबने देखा कि सैकड़ों बच्चों की स्वीकृति तस्वीर सहित सबको मिल चुकी है। इस महाअभियान में बच्चों के सिवा कोई बड़ा आदमी नहीं था। यह देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ। सबने परस्पर मैसेज देकर दिल्ली के जंतर मंतर पर निर्धारित तारीख में इकट्ठा होने का निश्चय किया। निर्धारित तारीख में देश के विभिन्न भागों से ये साहसी बच्चे जो 7 से 15 साल के बीच में थे अपने अपने घरों से निकल पड़े। देश के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर किसी बच्चे को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि सब एक दूसरे की सहायता बड़े ही मनोयोग से कर रहे थे। इस तरह अपने अपने स्थान से दिल्ली जाने वाली गाड़ी में सब बैठकर दिल्ली जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए। हजारों बच्चों का नेतृत्व ये 4 बच्चे कर रहे थे। सबने अपने अपने पिताओं की करतूत हजारों बच्चों को सुनाई तथा सबसे इस गंभीर समस्या के उन्मूलन की सहमति मांगी। सबने एक साथ सहमति दी। यह निश्चय भी सबने किया कि अगर सबके पालक फिर भी नहीं सुधरते तो सबको सताए हुए गरीबों की कीमत चुकानी होगी। वो कैसे इसका निश्चय अंत में करेंगे। इधर सारे देश के घरों में बच्चों की खोजबीन शुरू हुई। हर पालक एक दूसरे से अपने अपने बच्चों का पता पूछने लगा। सबकी माँओं के सब्र का बांध टूटकर आंसुओं के रूप में बहने लगा, पर कहीं भी बच्चों का कोई पता नहीं लग रहा था। उधर बच्चों का हुजूम देकर मीडिया वाले शीघ्र पहुंच गए। सबने इकट्ठा होने का कारण पूछा। किसी ने माता और किसी ने पिता को इकट्ठा होने का कारण बताया। मीडिया वालों ने पूछा कि माता पिता यहाँ इकट्ठा होने का कारण क्यों, कैसे हैं, तो बच्चों ने इससे आगे बताने से साफ इनकार करते हुए कहा कि जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती तब तक सब अनशन पर बैठेंगे। मीडिया का लाइव प्रसारण पूरा देश देखकर दंग रह गया। सभी बच्चों के माता पिता तुरंत दिल्ली को रवाना हुए। अपनी अपनी दूरी से निर्धारित समय पर विभिन्न माध्यमों से सब दिल्ली पहुँचे। सब माता पिता अपने अपने बच्चों से घर लौटने को कहते हैं, परंतु सब बच्चे एक स्वर में इनकार कर देते हैं। इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल सहित आ जाते हैं। प्रधानमंत्री भी बच्चों से घर जाने को कहते हैं। प्रधानमंत्री से भी सब बच्चे वही जवाब देते हैं, अर्थात इनकार कर देते हैं। प्रधानमंत्री इनकार का कारण पूछते हैं, तब सब बच्चे एक एक करके अपने अपने माता पिता की
गरीबों के प्रति की गई करतूतों का काला चिट्ठा खोलते हैं। प्रधानमंत्री बच्चों के माता पिताओं को बच्चों की ईमानदारी अपनाने की प्रवृत्ति को देखते हुए शर्मिंदा करते हैं और बच्चों की बात मानने को कहते हैं। समस्त पालक बात मानने को राजी हो जाते हैं। तब सब बच्चे अपने अपने घर को रवाना हो जाते हैं। घर पहुंचकर सब बच्चे क्रमशः अपने अपने पालकों का पूर्ववत व्यवहार ही देखते हैं। स्वयं में परिवर्तन लाने की अपेक्षा पालक बच्चों को नियंत्रण में रखने का निर्णय लेकर कोई स्वयं, कोई अपनी पत्नी को, कोई अपने नौकर को, कोई बच्चे के साथ अलग से नियंत्रक बॉडीगार्ड करके हर वक्त बच्चों को नियंत्रण में रखने का निर्देश देते हैं। परंतु भला हो इंटरनेट का जो संपर्क का सशक्त माध्यम है, सारे बच्चे क्रमशः एक दूसरे से पुनः संपर्क कर संदेश द्वारा परस्पर स्थिति से अवगत होते हैं। सबको एक दूसरे से अपने अपने पालकों के बारे में पता चलता है कि किसी का भी पालक सुधरने को तैयार नहीं है। बच्चों के दृष्टिकोण में या प्रत्यक्ष अवलोकन में जो लोग सताए हुए हैं, पालकों का दृष्टिकोण ठीक इसके विपरीत है। इस पक्ष में पालकों के अपने अपने तर्क हैं, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है मानो इन पालकों ने किसी को सताया ही नहीं, किसी भी रूप में किसी कमज़ोर का शोषण ही नहीं किया। ये तर्क समस्त बच्चों को अपने अपने पालकों से सुनने को मिलते हैं। सारे बच्चे पुनः इकट्ठा होने का निश्चय करते हैं। मिलने का स्थान निश्चित होता है। सभी अपने अपने घर से पालकों को बिना बताए निकल पड़ते हैं। जिन बच्चों के बॉडीगार्ड थे बच्चे, उन्हें भी किसी तरह चकमा देने में सफल हो जाते हैं और निकल भागते हैं। परंतु दो पालकों को बच्चों की योजना का पता चलता है और वे अपने बॉडीगार्डों सहित अपने बच्चों को पकड़ने चल पड़ते हैं। दो बच्चे अपने पालकों को देख लेते हैं जो कि पड़ोसी थे, और वे अपने पालकों से बचने के लिए अनिश्चित मार्ग व दिशा में भागने लगते हैं। भागते भागते वे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुंच जाते हैं। अपने पालकों की नज़र से बचने के लिए शीघ्रता में वे एक फ्लाइट वायुयान में घुस जाते हैं जो कि अमेरिका के लिए तैयार खड़ा था। यात्रियों का प्रवेश वायुयान में जारी था। यात्रियों के साथ ही वे अंदर घुस गए। जहां वो छुपे थे उस सीट पर एक संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी जो कि जापानी थे ने उन्हें देख लिया, अपने पास बुलाया। वे अधिकारी हिंदी भाषा भी जानते थे, अंग्रेजी भी जापानी भी। बच्चे भी समझ गए कि इन महाशय से अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। चूँकि बच्चे भी उच्च वर्ग से थे सो अंग्रेजी पर भी उनकी पकड़ थी। बच्चों ने सारी घटना, अपने पालकों की सारी कहानी उन महाशय को सुना दी। अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया कि आप बच्चों की बात संयुक्त राष्ट्र संघ में रखी जाएगी और आप बच्चों की एक अच्छी बात न मानने के लिए आपके देश की सरकार को उचित कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। वैसा ही हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक से पहले 4 दिन इस घटना के प्रोमो बनाकर टेलीकास्ट किए जो कि सारे विश्व ने देखे और सब लोग बच्चों के पक्ष में बोलने लगे। एन बैठक के दिन इसी टॉपिक का लाइव टेलीकास्ट किया गया जिसमें बच्चे स्वयं अपनी व्यथा सुना रहे थे। देश के कर्णधारों ने शासन प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने को कहा। इधर इन दो बच्चों के अलावा सारे बच्चों का हुजूम जंतर मंत्र पर था। उन दो बच्चों को भी भारत लाया गया। दोनों बच्चे अन्य बच्चों में ही आकर शामिल हुए। सरकार ने टीवी पर संदेश प्रसारित किया कि बच्चों की बात अगर पालकों ने इस बार नहीं मानी तो सबको अंदर कर दिया जाएगा। अब तो सब पालक सरकार और बच्चों के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने बच्चों द्वारा लगाए आरोपों का सबूत मांगा। सारे बच्चे सबूत देने को तैयार हो गए, परंतु पालकों ने उन सभी सताए लोगों को दबाव देकर पर्दे के पीछे कर दिया। प्रशासन के ढूंढने पर कोई भी सबूत नहीं मिला। ये देखकर बच्चों ने अपना अंतिम कदम उठाने का निश्चय लिया। सारे बच्चे नदी के पुल पर पहुंचते हैं। सभी मंत्री संतरी भी पहुंचते हैं। जब बच्चों को देखते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। सब बच्चे नदी में छलांग लगाने को तैयार थे। बचाने वालों से उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर आगे उन्हें बचाने को बढ़े तो वे और भी जल्दी छलांग लगा देंगे। बचाने वालों में सभी बच्चों के पालक, देश के नेता आदि भी आ चुके थे। देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें उनके पालकों को समझाने के लिए एक अवसर और मांगा, परंतु बच्चों ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं। सारे पालक भी उनको मनाने लगे। बच्चों ने कहा कि हमारे पालकों ने लालच के लिए
हम बच्चों को झूठा साबित कर दिया, जबकि हम सच कह रहे थे। उन्हें हमसे ज़्यादा पैसा प्यारा है। गरीबों को सताना अच्छा लगता है। बच्चों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब तो सारे पालक भी रोने लगे और अपने सारे अपराध स्वीकार करने लगे तथा बच्चों की हर बात मानने को तैयार हो गए, सिर्फ इसलिए कि आप बच्चों को अपनी जान मत दो, हम किसके लिए जिएंगे। ये सब कुछ हम आप लोगों के लिए ही तो कर रहे थे। परंतु बच्चों ने कहा कि दूसरों को सताकर कमाया हुआ पैसा और उस पैसे का सुख हमें नहीं चाहिए। हम धरती पर शांति, समानता, मानवता, भाईचारा, प्रेम चाहते हैं। सभी पालक मान जाते हैं। इसी दौरान एक बच्चे का पांव फिसल जाता है और वह नीचे गिर जाता है। यह देखकर सबके मुंह फटे रह जाते हैं। परंतु संयोग से पुल पर मरम्मत का काम चलने की वजह से कारीगरों ने जाल लगा रखा था, जिससे वो बच्चा बच जाता है। सब पालक बच्चों की बात मान लेते हैं। सब बच्चे बहुत खुश होते हैं। देश के नेता भी बच्चों की प्रशंसा करते हैं और ऐसा चरित्रवान होने की सारे देश से कामना करते हैं। बच्चों व सताए लोगों को धोखे में रखने के जुर्म में धारा 420 के तहत सब पालकों को सजा होती है। इतिश्री हरे नमा। कहानी समाप्त हुई। प्रिय मित्रों, यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगली कहानी लाने तक धन्यवाद।